वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो अभी तक हमारे पास किसकी बात चल रही थी, फोटो केमिस्ट्री की बात चल रही थी, प्रकाश रसायन की बात चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वो क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो इन अभिक्रियाओं को करने के लिए या इन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे दो नियम पढ़ेंगे, दो रूल बताएंगे। अब देखो ये नियम ना तो पूरी तरीके से सत्य हैं और ना ही असत्य हैं, लेकिन फिर भी इनको पढ़ा जाता है, तो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। जो पहला नियम है वो है ग्रोथस ड्रॉपर नियम या ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। अब देखो ये नियम क्या कहता है। देखो ये सबसे पहली बात, ये नियम जो है क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पे आधारित है। किस पर आधारित है? क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पे। क्वांटम यांत्रिकी क्या कहती है कि जो प्रकाश से कण आ रहे हैं वो किसके रूप में आ रहे हैं? फोटोन के रूप में आ रहे हैं। किसके रूप में आ रहे हैं? फोटोन के रूप में आ रहे हैं। अब हमारे पास ये नियम कहता है कि कोई भी पदार्थ है या किसी भी पदार्थ के अणु हैं, अगर उस पर कोई किरण पड़ रही है, अगर उस पर कोई किरण पड़ रही है तो वो क्या करता है, पदार्थ या अणु उन किरणों का कुछ भाग अवशोषित कर लेता है, कुछ वापस लौटा देता है और कुछ आर पार हो जाता है। कुछ अवशोषित कर लेता है, कुछ वापस लौटा देता है और कुछ क्या हो जाता है, पारगमित हो जाता है, यानी कि आर पार हो जाता है। लेकिन ये नियम कहता है कि कोई भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तभी कंप्लीट होगी, तभी पूरी होगी जब पदार्थ का अणु प्रकाश को अवशोषित करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रकाश के उस भाग से होती है, केवल वो वाला भाग। कौन सा भाग? जो कि अणु के द्वारा अवशोषित किया गया है, जो कि अणु के द्वारा अवशोषित किया गया है, उसी से ही संपन्न होती है। समझ में आया? सिंपल सी बात है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल उसी भाग से संपन्न होगी, उसी भाग की सहायता से होगी जो कि अणु के द्वारा अवशोषित किया गया है, बाकी किसी भी भाग से नहीं होगी। ये कौन कहता है? ये नियम कहता है ग्रोथस और ड्रॉपर का नियम। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि किसी अणु ने प्रकाश को अवशोषित किया तो वो अभिक्रिया करे। जरूरी नहीं है कि वो अभिक्रिया दिखाएगा ही, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये भी हो सकता है वो अभिक्रिया ना करे। हाँ, लेकिन अगर अभिक्रिया करेगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा? जो अवशोषित भाग है उस पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ग्रोथस ड्रॉपर का नियम हो गया। इसकी सीमाएं क्या है? इसकी सीमाएं सिर्फ इतनी सी है कि ये एक गुणात्मक व्याख्या है। ये क्या है? गुणात्मक व्याख्या है। गुणात्मक व्याख्या का मतलब है ये केवल क्वालिटी के बारे में बताता है। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है या लिमिटेशन क्या है? ये केवल किसी भी अणु में जो अवशोषण हुआ है उसकी गुणात्मक व्याख्या करता है। यानी कि ये नियम यह तो बताता है कि किसी अणु ने प्रकाश का अवशोषण किया, फोटोन का अवशोषण किया, लेकिन यह नियम यह नहीं बताता कि कितना अवशोषण किया और कितनी मात्रा में किया। यानी कि किसी भी अणु के बारे में या किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का गुणात्मक व्याख्या तो देता है, लेकिन मात्रात्मक व्याख्या नहीं देता कि कितना अवशोषण किया है, कितना नहीं किया है। केवल इतना बताता है कि हाँ किया, उसके अलावा कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतनी सी बात बताता है। तो ये हमारे पास किसका नियम हो गया? ग्रोथस ड्रॉपर का नियम हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा नियम है, वो क्या है? स्टार्क आइंस्टीन
नियम। कई जगह इसे लिखा हुआ है प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? वो नियम की तो बात हो गई। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया है, उसमें जो क्रियाकारक है, यानी कि जो भी पदार्थ भाग ले रहा है, जो भी पदार्थ भाग ले रहा है क्रिया में, क्रियाकारक है, उसका प्रत्येक अणु, एक एक अणु, प्रत्येक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है। प्रत्येक अणु क्या करता है? एक फोटोन का अवशोषण करता है और अभिक्रिया करता है। यानी कि एक अणु बराबर एक फोटोन भी हम बोल सकते हैं। एक अणु क्या करेगा? एक फोटोन का अवशोषण करेगा और सक्रिय हो जाएगा। ये जो नियम है स्टार्क आइंस्टीन नियम, ये भी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के आधार पर दिया गया है। इसका बेस यही है, ये दो वैज्ञानिकों ने दिया। अब देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई अणु है, ये नियम कहता है कोई अणु है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई फोटोन है, फोटोन है, ये हमारे पास कोई फोटोन हो गया। अब ये फोटोन हमने किस पे डाला, या फोटोन किस पे पड़ा? यहाँ पे किसी क्रियाकारक के अणु पे पड़ा, और क्रियाकारक का अणु क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सक्रियत अणु। सक्रिय होने का मतलब क्या है? एक्टिव होने का मतलब क्या है? कि यानी कि वो ऐसी अवस्था में पहुंच गया जिससे हमको क्या है? उत्पाद मिल सके। उत्पाद और अभिकारक के बीच की अवस्था होती है ना सक्रिय अणु, तो उस अवस्था में पहुंच गया, और इस सक्रियत अणु से हमको क्या मिलेगा? कोई प्रोडक्ट मिलेगा, कोई उत्पाद मिलेगा। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सक्रियत अणु उत्पाद में चेंज हो, क्योंकि कुछ भी कारण हो सकता है बीच में। हाँ, लेकिन ये है कि जब फोटोन मिलेगा और सक्रियत अणु में चेंज होगा तो उसी से ही प्रोडक्ट बनेगा। हर बार जरूरी नहीं है कि बने, लेकिन जब भी बनेगा सक्रियत अणु से ही बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्टार्क आइंस्टीन का नियम हो गया। यहाँ पे क्या है? सक्रिय अणु हो गया। अब देखो एक परिभाषा और, जो भी हमारे पास पदार्थ है उसके प्रति मोल जो क्रियाकारक हैं, प्रति मोल क्रियाकारक हैं, क्रियाकारक अणु या प्रति मोल क्रियाकारक अणु की जो ऊर्जा होती है, कई बार ये पूछा जाता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है आइंस्टीन ऊर्जा। आइंस्टीन ऊर्जा क्या होती है? इसके लिए भी एक परिभाषा है, आइंस्टीन ऊर्जा क्या होती है। तो प्रति मोल क्रियाकारक अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, यानी कि जो एक मोल में क्रियाकारक अणु हैं उनके द्वारा जो ऊर्जा अवशोषित की जाएगी वो हमारे पास क्या है? आइंस्टीन ऊर्जा। क्या है बच्चों? आइंस्टीन ऊर्जा। अब आइंस्टीन ऊर्जा को किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको लिख सकते हैं E बराबर NhC अपॉन लैम्बडा। अब आपको पता ही है E का मतलब क्या है? एनर्जी, ऊर्जा है। उसके अलावा और बाकी की चीज़ तो आपको पता ही है। H जो है प्लांक स्थिरांक है, लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है, N क्या है? आवोगाद्रो संख्या है। तो अब देखो ये सारी चीज़ आपको पता है। N आवोगाद्रो संख्या है, H प्लांक स्थिरांक है, C प्रकाश का वेग है और लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है। अब इसमें सारी चीज़ों की हम वैल्यू रख देंगे। सारी चीज़ों की अगर हम वैल्यू रख दे तो हमको इसमें क्या मिलेगा? E बराबर 1.197 इंटू यहाँ पे लैम्बडा और 10 की घात -2 किलो जूल प्रति मोल।
यानी कि ये हमको क्या बता रहा है, ई जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, लैम्बडा के। यानी कि ऊर्जा जो है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये तो हमको पता ही है, ऊर्जा जब भी बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगी, और तरंग दैर्ध्य जब भी बढ़ेगी तो ऊर्जा कम होगी। कैसे भी बता सकते हैं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। तो ये हमारे पास किसके नियम हो गए, प्रकाश रसायन के नियम हो गए, 2 नियम, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको इस वीडियो की ऑडियो या पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, धन्यवाद।